हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एविएशन जगत में। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बात बताने वाले हैं हम आप सभी लोगों को। मैं बहुत कुछ बताता हूँ आपको एविएशन के बारे में, एक एमी बनने में कितना टाइम लगता है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है, सब कुछ एविएशन के बारे में। तो आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाने वाला भी हूँ। मैं यहाँ पर अपनी इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए आया था, तो मैं एक ऐसे शख्स से मिला जो कि इंजीनियर हैं एटीआर के। तो आज आपको वो सब कुछ बताएंगे जो आपके मन में डाउट्स रहता है यानी फील्ड को लेकर के, कि एक इंजीनियर कितने टाइम में बनते हैं, क्या एविएशन में 7-8 साल में पिछले कैसा टाइम रहा एविएशन का, लगभग जितना कुछ डाउट्स है मैंने सब नोट कर लिया है यहाँ पे। और जो है सर आज बताने वाले हैं, सर का नाम है शशि प्रकाश पांडे। तो सबसे पहले सर प्लीज़ गिव मी योर इंट्रोडक्शन, कि आपने किस कॉलेज से पढ़ाई की और मतलब कि कहाँ से आपने पढ़ाई किया था, कितने टाइम का आपके टाइम में जब आप पास आउट हुए थे कोर्स कितने टाइम का होता था, और फिर आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी। सबसे पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नहीं, इंट्रोडक्शन तो आपने खुद ही दे दिया मेरा। इससे ज़्यादा कोई इंट्रोडक्शन है नहीं, ऐसा कुछ किया नहीं है। जो आपने पूछा अभी कि पढ़ाई कहाँ से की, तो वो भी यहाँ दिल्ली से, अभी जहाँ भी हम हैं यहाँ दिल्ली में द्वारका सेक्टर 7 में स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स है। स्कूल ऑफ, हाँ, वहाँ से एवियोनिक्स स्ट्रीम में मैंने 2008 वाले सेशन में 2008 से 11 के सेशन में ये कोर्स किया मैंने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का। मतलब 2011 का पास आउट है। वैसे तो 2010 के हैं, लेकिन ओजेटी में थोड़ा समय लगा। तो अगर जो COFC की बात करें, अगर कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2011 में मिला, क्योंकि कोर्स के बाद थोड़ा आपको पता है कि जो ओजेटी के लिए समय लगता है, तो उसमें 2-3 महीने का गैप हुआ, तो फिर वो 2011 में मुझे सर्टिफिकेट। तो क्या सर, जैसे कि जब आप पास आउट हुए तो आपको तुरंत उसके बाद जॉब मिल गई थी एविएशन में, लाइक एज ए ट्रेनिंग टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन, या फिर कुछ टाइम लगा था जैसे सबको लगता है? जैसे हम जनरली जानते हैं 1-2 साल हमें कुछ ना कुछ भटकना पड़ता है, 1-1.5 साल उसके बाद हमें मिलता है, जो कि बहुत ही जेन्युइन चीज़ है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था उस टाइम? नहीं, इससे कि जो भटकने की बात करें वो जेन्युइन तो बिल्कुल भी नहीं है। जेन्युइन नहीं है, क्योंकि जितने पैसे और जितना समय यहाँ पे लगता है कोर्स करने में, या जितनी मेहनत बच्चे करते हैं, तो उसके बाद जो ये स्ट्रगल होता है और वो भी अनपेड जो होता है, तो वो होना नहीं चाहिए। तो जेन्युइन तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो माहौल और जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, कम या ज़्यादा यही सिचुएशन तब भी थी, या ये कह लें कि इससे कुछ ज़्यादा ही थी। क्योंकि आज अगर हम इंडियन एविएशन में देखें तो 1, 2, 4, 5 ऐसी एयरलाइंस हैं, लेकिन उस वक्त अभी की जो सबसे बड़ी एयरलाइन है हमारे पास, इंडिगो, वो भी अभी स्टार्टिंग फेज में थी। तो वो भी इतनी एम्प्लॉयमेंट उस वक्त जनरेट नहीं कर पा रही थी। तो समस्या कुछ ज़्यादा ही थी, जितनी इस वक्त है उससे अगर ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं थी। और दिक्कतें यही थी, ये हमेशा से यही है, ये फील्ड में ही ये दिक्कत ऐसी चल ही रह रही है हमेशा से। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी एज एन एक्सपर्ट मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ व्यक्तिगत अपना अनुभव बता रहा हूँ। हाँ, तो आप अपने दर्शकों को पहले नहीं, अपने दर्शकों को पहले ये बताइए कि कोई एक्सपर्ट नहीं है या कोई दावा नहीं है, कि कुछ जो व्यक्तिगत अनुभव है आपने कहा, इसलिए मैं बस व्यक्तिगत अनुभव। आप एटीआर इंजीनियर है, एटीआर के, जो कि छोटी बात नहीं है हम सबके लिए। मैं भी अभी बस स्टार्ट कर रहा हूँ अपना कैरियर, तो एक मतलब ड्रीम रहता है। तो अभी जैसे आप हमें डायरेक्टली सजेशन देते हैं, उन सब बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जो लोग जूनियर्स देख रहे हैं हमारे, उनको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो कोशिश करें क्लियर हो। तो आते हैं सर अपने दूसरे क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन की लिस्ट कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर। तो सर मतलब कि एक इंजीनियर बनने में जो सबसे ज़्यादा डाउट वाला क्वेश्चन है कि एक इंजीनियर बनने में कितना टाइम लगता है। CR में पढ़ते हैं 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर लोगों को डाउट रहता है ट्रांजिट में कितना टाइम लगता है, ट्रेनिंग में बनने में कितना टाइम लगता है, फुल स्कोप बनने में कितना टाइम लगता है, रियल टाइम। सर क्या आपको क्या लगता है, जैसे कि एविएशन मतलब कभी कभी बहुत माइनस में जाता है, प्लस में जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग एक सच में क्या टाइम इंजीनियर बनने में लगता है? तो अगर मैं खुद के अनुभव पे बात करूं तो ऐसा कोई मेरे हिसाब से कोई फिक्स समय नहीं है कि 2 साल में बनेंगे, 5 साल में बनेंगे या 10 साल में बनेंगे। क्योंकि पिछले करीब 8-10 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, वर्किंग हूँ, तो हर तरीके का अनुभव रहा है मेरा। मैं लोगों से, ऐसे भी लोगों से मिला हूँ या जानता हूँ, मेरे खुद के दोस्त भी हैं जो ज्वाइन करने के 2 से 3 साल में एमी बन गए, जो 66 के पहले के लोग हैं। तो ज्वाइन किया उन्होंने, मुश्किल से 2 साल या 3 साल लगा, फिर उनको जो भी उनकी ट्रांजिट, आई थिंक जैसे B2 के लोग हैं, पहले एवियोनिक्स B2 के जो लोग हैं, तो ट्रांजिट वगैरह तो नहीं है, या B1 के भी लोग थे। तो ऐसा नहीं कि ट्रांजिट ही, फुल स्कोप एमी भी बने हैं, उनको कोर्स मिल गया। बाकी जो प्रोसेस है एक्सपीरियंस लॉगबुक एंट्री का, वो सब करके, लेकिन 2.5 साल 3 साल में भी 66 के पहले ऐसे लोग हैं
जिन्होंने मतलब जिन्हें कोर्स मिला हुआ है और जो एमी बन गए हैं 3 साल में 4 साल में। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ कि जो 10 साल से या 15 साल से भी कोशिश कर रहे हैं कि एमी बनना और आज तक बन नहीं पाए। ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो सारी चीज़ें कंप्लीट थी, उनके एक्सपीरियंस भी था, सब कुछ है, बट किसी ना किसी वजह से उनका नहीं हो पाया। और अब उन लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी है कि हो, क्योंकि एज काफ़ी होगी, 15-20 साल से वो लोग कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ पेपर होते हुए भी नहीं हो पाया है। तो मेहनत के साथ साथ कहीं ना कहीं किस्मत, राइट टाइम पे राइट जगह पे होना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। मतलब मेहनत अकेला इस फील्ड में मेरे हिसाब से काम नहीं कर पाएगी। मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, मेहनत तो करना ही है आपको, क्योंकि जो मॉड्यूल पेपर्स हैं या जो भी चीज़ें आपको पता है इस फील्ड में, तो वो चीज़ आपको सामना करनी है। उन चीज़ों के आगे आप जाएंगे, उसके बाद भी आपको किस्मत होनी चाहिए आपके साथ, ताकि आप वो कोर्स मिल पाए। और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डीजीसीए से आपको लेना है, आप एंट्रीज भेजनी है, वो एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत प्रोसेस है बहुत। तो ऑन एन एवरेज कितना टाइम अगर आपके हिसाब से है ऑन एन एवरेज, मतलब एक किसी के पास सारे पेपर्स हो, आरटी हो, तो कितना उसको टाइम लग सकता है? और ठीक ठाक टाइम पे मान लो एडिशन स्टार्ट कर दिया तो ये अगर CR 66 के पहले की अगर हम बात करें तो फिर तो कोई टाइम नहीं है। अगर आपके पास सारी चीज़ें पेपर है, अगर B2 का है और RT भी आपके पास है, तो ये तो ओवरनाइट की बात है कि आज आप सो रहे हो तो आप टेक्नीशियन हो, कल सुबह आपको मेल आ गई कि आप कोर्स पे जा रहे हो तो आप इंजीनियर हो। और करंटली जो CR 66 का जो रूल है, जो अभी जिसके थ्रू हम जा रहे हैं, तो उसमें जितनी मेरी जानकारी है उस हिसाब से ये 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस DGCA ने कर दिया। 5 साल। अब ये डिपेंड करता है कि जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो 5 साल कहाँ से कैलकुलेट करेगी। क्या आपकी जो पढ़ाई का समय है 2 साल, वो कैलकुलेट कर रही है? अगर वो कर रही है तो फिर 3 साल का एक्सपीरियंस है। अगर वो कैलकुलेट नहीं कर रही तो फिर 5 साल आपको नौकरी करनी है। तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैलकुलेट कहाँ से आपका समय कर रही है। तो ये जो है मिनिमम 5 साल का समय, मिनिमम 5 साल का जो समय है, उसके बाद कब उनको रिक्वायरमेंट होती है, कब वो कोर्स आता है, कब आप उस कोर्स के लिए सेलेक्ट हो जाते हो, तो ये चीज़ें हैं। तो अभी मेरे हिसाब से 5 साल का समय तो है। 5 साल मिनिमम लगना चाहिए। शुरुआत अगर आप आज कर रहे हैं तो 5 साल कम से कम समय तो आपको लगेगा, अगर आप लाइसेंस इंजीनियर बनना चाहते हैं तो। मेरी जानकारी के हिसाब से आई थिंक जितना मैं जानता हूँ। बाकी उसके अलावा भी आपको वो भी देखना है कि कब कहाँ ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है और उस वक्त आप वहाँ पे हैं, उनकी क्राइटेरियाज को फुलफिल आप कर पा रहे हैं और रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट के लाइक सर के पास अभी आई थिंक 7 to 8 ईयर एक्सपीरियंस है सर के पास। तो लास्ट के 7 से 8 साल में सर आपने क्या देखा है एविएशन में, कि एविएशन का ग्राफ कैसा रहा है, पॉजिटिव में कब जाता है, नेगेटिव में कब जाता है? क्योंकि आप 7 से 8 साल इसमें रह चुके हैं, तो क्या हमेशा ऐसा ग्राफ है कि पॉजिटिव में चलेगा, नेगेटिव में चलेगा, या फिर इसका ग्राफ कुछ साइन की तरह है? तो क्या आप बोलना चाहिए इसके बारे में? लास्ट के 8 ईयर में आपने क्या देखा, इसमें डाउनफॉल किस तरीके से आया? ये कुछ ऐसे सवाल है जो कि हमसे बेहतर कोई अगर शेयर मार्केट वाला कोई व्यक्ति होगा वो इसका उत्तर बहुत बेहतर तरीके से दे सकता है, क्योंकि जितने अप्स एंड डाउन शेयर मार्केट में होते हैं, अब मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि उससे 2 कदम ज़्यादा ही अप्स एंड डाउन इस एविएशन इंडस्ट्री में होते हैं। क्योंकि अगर पिछले 10-15 सालों में हम देखें तो जैसे ही एक ऊपर का स्टेप लेती है इंडस्ट्री, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि फिर 2 कदम पीछे आ जाते हैं। सर आपके टाइम कुछ हुआ था ऐसा जब आप पास आउट हुए? हाँ, जब पास आउट क्या, जैसे आप पढ़ाई करने लगते हैं, सपने उस वक्त से आप देखने लगते हैं कि हमको ये करना है, ये बनना है, तो वैसे हमारे साथ भी हुआ। हम जब एडमिशन लिए उस वक्त थी, तब जेट एयरवेज, एयर इंडिया, इंडिगो स्टार्ट हो रही थी, स्टार्टिंग फेज में थी। बाकी किंगफिशर एयरलाइन थी, सहारा थी, डेक्कन, छोटे मोटे और भी बहुत सारे थे, मैं सारे तो वो नहीं बता सकता। तो इंडिगो के आने से एविएशन ने एक रफ्तार पकड़ी, थोड़ी उनकी फ्लीट बढ़ने लगी, एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी, तो 2 कदम हम आगे गए। लेकिन उन 2 कदम को पीछे खींचा अचानक से किंगफिशर की जो चीज़ें हुई, आप सबको पता है, आपके दर्शकों को भी पता ही है ये चीज़ें जो डाउन हो गई थी। बिल्कुल। तो किंगफिशर के जाने से फिर बहुत सारी मार्केट में लोग आए, जितनी एम्प्लॉयमेंट कुछ कंपनियों ने दी, इंडिगो या और सहारा वगैरह जो कंपनी उस वक्त हुआ करती थी, तो वो सारे लोग भी
वो आ गए मार्केट में, प्लस हर साल इतने ट्रेनिंग स्कूल्स का अप्रूवल था उस वक्त बहुत सारे, तो बहुत सारे पास आउट लोग होते थे। और सबसे ज़्यादा समस्या आती थी ट्रेनिंग स्कूल के लोग जो देहात में गांव में जाके बच्चों को ये बताते थे कि बहुत आसान है, मतलब पास आउट बहुत होते 2 लाख आसान, इतना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, कई तमाम तरीके के सपने। और प्लस गांव और देहात में थोड़ा सा ये ग्लैमरस है, अगर आप एयरक्राफ्ट जहाज की बात करते हैं या जहाज पे आप कुछ काम करते हैं तो थोड़ा सा ग्लैमरस है, तो काफ़ी आसानी से लोग बातों में आ जाते थे। और इस चक्कर में बहुत सारे लोग पास आउट भी होते थे, बहुत सारे स्टूडेंट निकलते थे। उसके साथ ही अगर कोई उसी बीच एयरलाइन बंद हो जाए तो काफ़ी लोड आ जाता था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता था। अभी 19 में जेट एयरवेज हो गई थी। बिल्कुल, जेट एयरवेज का तो जो झटका वो आज तक हम महसूस कर पा रहे हैं। ये तो आपके सामने खुद है, आपने वो किंगफिशर का महसूस नहीं किया, लेकिन ये तो आप कर रहे हैं। जेट एयरवेज बिल्कुल। तो ये किंगफिशर अकेली नहीं थी, उस वक्त स्थिति स्पाइसजेट की भी काफ़ी खराब हो रही थी। 2013-14 का जो समय था, किंगफिशर के बाद दूसरा वो हुआ, स्पाइसजेट में भी ये सारी दिक्कतें आने लगी। स्पाइसजेट तो किसी ना किसी तरीके से उस टर्बुलेंस से बाहर निकलने चली नहीं, 14 के बाद काफ़ी बढ़िया चली। फिर थोड़ी समस्या आ रही है, वो तो खैर बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं अभी एविएशन। तो बिल्कुल मतलब कि शेयर मार्केट की तरह अप एंड डाउन, शेयर मार्केट से ज़्यादा ही अप एंड डाउन। उसमें तो फिर भी कुछ एक्सपर्ट हैं जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अप है, डाउन है, क्या है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें चल रहा है। अभी कोविड के पहले आप देखेंगे तो बहुत मार्केट बूम पे था, बहुत चीज़ें बढ़ रही थी, लेकिन कोविड के बाद अभी देखिए तमाम छोटी बड़ी कंपनियां अभी हाशिए पे जा चुकी हैं, उनका पता ही नहीं कि क्या फ्यूचर है, एम्प्लॉय सोच रहे हैं। बहुत सारी कंपनी है, किसी कंपनी का तो आपके चैनल पे नाम ना लें, तो छोटी बड़ी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो सैलरी नहीं दे पा रही हैं, एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा परेशान हैं, परिवार हैं उनके। तो लेकिन आई थिंक 2021 से और प्रेजेंट में, मतलब 1 साल पहले बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन थी, अभी कुछ सुधरी हुई है। बिल्कुल, आई थिंक सुधरी का मतलब आप ये कह सकते हैं ना कि जो आप 2019-20 में थे वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंपैरेटिव अगर हम बात करें, उसके कंपैरेटिव 21 के मुकाबले 22 में हम बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम 19 के मुकाबले में बेहतर है या 19 से बेहतर स्थिति में है। अभी एविएशन इंडस्ट्री का गोल ये है कि प्री पेंडेमिक जो सिचुएशन थी उस पर हम एटलीस्ट आ गए। बिल्कुल, तो अब क्योंकि हमने 21 का ज़माना देख लिया, 20 का ज़माना देख लिया, तो हमारे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ है। लेकिन अगर सही तरीके से देखें, वास्तविकता देखें, तो हम अभी प्री पेंडेमिक जिस जगह पे थे हम अभी वहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो पहले हम वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ से आगे हमें जाना है। बिल्कुल। ओके, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन की लिस्ट बहुत ज़्यादा है। तो सर आपने मतलब कि किस टाइप की डिफिकल्टीज फेस की थी पास आउट होने के बाद? जैसे कि अभी आप प्रेजेंट में एक इंजीनियर हैं और आपने ट्रेनिंग टेक का सफ़र किया, आपने ओजीटी करने में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हुई होगी, आई थिंक जितना मैं सोच पा रहा हूँ। फिर ट्रेनिंग टेक, फिर जूनियर टेक, फिर सीनियर टेक, फिर उसके बाद फिर अभी आप SITR के इंजीनियर, फिर आपका कोर्स वगैरह सब कंप्लीट है सर। तो किस टाइप की आप डिफिकल्टीज बेसिकली फेस किए थे? लाइक मेंटल को कैसे आप हमेशा, मतलब कि मोटिवेशन आपके अंदर कहाँ से आता था कि मुझे टिके ही रहना है? मतलब कभी ऐसा तो आता होगा ना कि चलो छोड़ देते हैं बस अब? नहीं, ऐसा आता है, लेकिन समस्या क्या है कि मैं जिस परिवार से आता हूँ, हम मिडिल क्लास लोग हैं। तो आपने एक बार, अगर आप पढ़ाई करें, घर का कोई बच्चा अगर आपके पढ़ रहा है, तो आपने एक अच्छी खासी रकम, अच्छी खासी पैसे आपने लगा रखे हैं, तो उसके बाद आपके पास विकल्प नहीं होता पीछे जाने का। देखिए, 2 ही तरीके से आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं, या तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो आप उस चीज़ों को परस्यू करते चले जाएंगे जो आपके पास है, या फिर आपका कुछ अलग रुझान है, आप उसकी तरफ चले जाएं। तो मेरे केस में तो ये था कि परेशानियां तो बहुत हैं। परेशानियां तो ऐसी थी कि जो 2010-11 का जो समय था, आप OJT करने के लिए या अनपेड अप्रेंटिसशिप करने के लिए भी, उसके लिए भी मारामारी थी। आप उनसे चिट्ठी लिखवाइए, उनसे बात करिए, वो आपको फ़ोन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें थी। अब वो अनपेड के लिए जो ट्रेनिंग आप 1 साल करना होता था ना, तो उसके लिए भी इतनी वो नहीं थी कि आपको मिल जाएगी आसानी से। अब सबसे पहले आप वो हासिल करेंगे, उसके बाद आप किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे। और जैसा मैंने बताया, उस वक्त ऐसी चीज़ें थी नहीं कि इतनी कंपनी, अभी तो फिर भी 200-250 फ्लीट वाले एयरक्राफ्ट भी अभी एयरलाइन है, उस वक्त ऐसी चीज़ें थी नहीं। तो ये सारी दिक्कतें थी उस वक्त। और ये ऐसा नहीं कि मैंने महसूस की, जितने लोग हैं हमारे साथ सबने महसूस किया। आप कर रहे हैं अभी, आपके साथ के लोग कर रहे हैं, तो यही चीज़ें हैं। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं किया है, सबने स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल मतलब करना ही आज आप जो लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं, जो मैनेजर्स बैठे हैं, अगर आप उनसे भी बात करेंगे, वो भी आपको बताएंगे
वो डिफिकल्टीज, वो चीज़ें उन्होंने भी फेस की है। तो जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग, अगर मैं एक्सपर्ट के नाते नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा यही कहना है कि आप लगे रहिए, कोशिश करिए, सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, लगे रहना होगा। छोड़ के जाएंगे तो अगर आप 5 साल कोशिश करके छोड़ के जाते हैं तो फिर आप 5 साल पीछे आ गए, तो आपने 5 साल की मेहनत को भी जीरो कर दिया। ये हो सकता है कि अगले साल में आपका हो जाए, तो थोड़ी सी दूरी आगे तय करिए, ना कि पीछे तय करिए। अगर आप हैं तो उस पे आगे रहिए। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ज्यादा क्वेश्चन है आपके, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। मतलब कि हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अपना करियर स्टार्ट करने के लिए एविएशन में। लाइक हम कॉलेज में होते हैं तो उस टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम पास आउट हों तो हमें एविएशन में अपना करियर जस्ट शुरू कर जाएं। ऐसा कुछ चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है उस टाइम, जब अपने कॉलेज टाइम में हम होते हैं कि हमें जल्द से जल्द एविएशन में अपॉर्चुनिटी मिल जाए जाने का, एंट्री करने का, लाइक OJT पाने का, फिर ट्रेनिंग बनने का, कुछ भी। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक फ्रेशर को, एक स्टूडेंट को जो कॉलेज के होते हैं, उन सबको? इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है जो आप सेमेस्टर्स के अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, वो तो आप करिए, लेकिन साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप जो DGCA के मॉड्यूल पेपर्स हैं उसको आप देते रहिए और कोशिश करिए क्लियर होते रहे। और ये नहीं सोचिए कि इस बार नहीं हुआ तो यार कुछ नहीं हो रहा है, कैसे होगा, नहीं हुआ तो अगली बार फिर दीजिए और देते रहिए और चीज़ें करिए। आप ऐसी कोशिश करिए कि जब आप पास आउट हो रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने मॉड्यूल आप क्लियर कर सकते हैं उतनी आप कोशिश करिए कि मॉड्यूल आपके पास हो। और रही बात जो अप्रेंटिसशिप की या फिर करियर स्टार्ट करने की, तो ये जो स्ट्रगल है वो तो इनिशियली होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। आप पेपर्स क्लियर करेंगे, मैं इसलिए पेपर्स के लिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार आप फील्ड में आ गए तो शायद आपके पास उतना समय नहीं होगा कि आप मॉड्यूल पेपर्स की तैयारी करें। मैं खुद ही मतलब बिल्कुल आपको पता है, तो उस वक्त आपको ये समय नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होता है कि आप पीछे चले जाते हैं। पढ़ाई के टाइम पे चीज़ें हैं कि आप पेपर क्लियर कर लेते हैं तो एटलीस्ट एक चीज़ों से आप फ्री रहेंगे, उसके बाद आप काम करेंगे, सीखेंगे, और सीखना एक प्रोसेस है, वो चलते रहेगा, तो चलता रहेगा। आप रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम 8 साल से हैं, 10 साल से हैं, जितने साल से हैं, कल मैं जाऊंगा अगर एयरपोर्ट पे, एयरक्राफ्ट पे, तो कल कुछ नया सीखूंगा। तो 25 साल से वो लोग भी कुछ नया सीखते हैं, तो ये रोज सीखते रहना है। तो कोशिश करिए जहाँ से भी सीख पा रहे हैं सीखिए। तो कॉलेज टाइम में पेपर्स निकालने की मैक्सिमम कोशिश करिए कि जितनी ज्यादा, क्योंकि एक बार आप आ गए सिस्टम में तो फिर आप पेपर क्लियर करेंगे या आप जहाज पे सीखेंगे या बहुत सारी चीजें आ जाएंगी और उतना समय नहीं दे पाएंगे। सबसे बड़ी बात होगी समय नहीं होगा। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइक लोग जब डिमोटिवेट होते हैं यहाँ एविएशन में तो वो जाते हैं टेक पब साइड। जैसा कि जनरली देखें जब हम कॉलेज में रहते हैं तो हमारा टारगेट रहता है पेपर निकालेंगे, RT निकालेंगे, जो करेक्ट इस टाइम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। जब लोग डिमोटिवेट होते हैं तो उनका यही रहता है कि चलो टेक पब साइड चलते हैं कि वहाँ पर तो हमें 30-35 हज़ार मिल जाएगा, 25 हज़ार मिल जाएगा तुरंत, क्यों यहाँ पर टाइम दें, क्यों हम 10-15 हज़ार से नौकरी शुरू करें, क्यों रगड़े, मतलब। तो आपका क्या कहना सर इस बात पर कि टेक पब इज बेटर देन? नहीं, देखिए ये आकलन करना आपका ना काम है ना हमारा काम है। जो चीजें अपनी जगह सही काम करें, टेक पब भी उनकी भी जिम्मेदारी है, वो भी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, हमारी भी जिम्मेदारी, हम भी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अब आप हैं या मैं हूँ, ये व्यक्तिगत चॉइस है और सबकी अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है। आपका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, मेरी फैमिली की नीड्स अलग है। तो अगर मेरी फैमिली नीड्स अगर ये अलाउ करती है कि मैं 2 साल या 2.5 साल या 3 साल का स्ट्रगल कर सकता हूँ कम पैसे में, तो बिल्कुल मैं जाऊंगा। लेकिन कई लोगों की ऐसी कंडीशन होती है कि फैमिली नीड्स हैं, ज़रूरत है पैसे की, उस केस में अगर कहीं से उनको पैसा ऑफर होता है तो उन लोगों ने अगर इस चीज़ का चुनाव किया, ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, मतलब हम कोई नहीं होते उनके फैसले को गलत या सही कहने वाले। तो वो डिपेंड करता है कि आपका क्या गोल है। जैसे आप अगर डॉक्टर बनना है आपको, तो डॉक्टर बनने के लिए आप 5 साल 7 साल 8 साल की पढ़ाई करते हैं, उनके पास भी तो विकल्प है ना कि छोड़ के वो कुछ और कर लें तो 30,000 40,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, उनका गोल है डॉक्टर बनना, तो 5 साल 7 साल अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण समय देते हैं वो डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि उनका गोल है। आपका अगर गोल है कि मुझे नहीं AME बनना है, इंजीनियर बनना है या एयरक्राफ्ट में एक्सेल करना है, मुझे बहुत चीज़ें करनी है, तो आप उसकी तरफ जाएंगे तो बिल्कुल हासिल होगा। लेकिन जो लोग छोड़ देते हैं टेक पब की तरफ जाते हैं, मैं गलत नहीं कह सकता, क्योंकि पारिवारिक चीज़ें अलग है, सब ज़रूरत है, आप किसी को गलत नहीं कह सकते, उनकी ज़रूरत है घर में। अगर किसी की घर में ज़रूरत है पैसे की या और भी चीज़ें, कई लोग, ज़्यादातर लोग
एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई करते हैं ज़्यादातर, जितने मैं जानता हूँ, आपको भी पता होगा। तो उन पे ये प्रेशर होता है कि घर पे खर्चे हैं, घर वालों को उम्मीदें बहुत सारी हैं, प्लस लोन का भी आपको EMI पे करना है, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आप कर पा रहे हैं या हमारे पास ऐसा बैक का सपोर्ट है, हम आगे बढ़ जाते हैं। कई लोगों को नहीं होता तो वो नहीं कर पाते। तो कोई चीज़ सही या कोई चीज़ गलत या कोई बुरा नहीं होता, कोई छोटा कोई बड़ा कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ मैं नहीं मानता। लेकिन आप क्या कहेंगे जिसके पास सारे पेपर हो, RT हो, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या? मेरा व्यक्तिगत सलाह है, अगर जितने लोग हैं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरा व्यक्तिगत सलाह है कि मेहनत की है आपने, थोड़ी सी और मेहनत कर ली। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बस ज़्यादा नहीं। थोड़ा है, बस थोड़ा और कर लीजिए, अगर कर सकते हैं ये करिए। क्या फ़ायदा है अगर लहरों को आप चीर के आगे बढ़ें तो ज़्यादा मज़ा है, लहरों के साथ तैर के जाके क्या फ़ायदा है। थोड़ी तो स्ट्रगल होनी चाहिए, ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, आपका व्यक्तित्व तो निखारता है अगर आप चैलेंजेस के थ्रू आएंगे ना। जैसे बहुत सारे लोगों, मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे बड़े महान लोगों ने पहले भी कहा है कि जिस इंसान ने चैलेंज नहीं पार किया ना, चैलेंज से आप पीछे भागने का आपके पास हमेशा ऑप्शन है। समुंदर की लहर आ रही है, आपके पास ऑप्शन है कि आप भाग जाएं, दूसरा ऑप्शन है कि आप उसका सामना करें। भागेंगे तो आप उसी स्थिति में रहेंगे, कुछ आपका ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन आप किसी चैलेंज का सामना करते हैं तो हो सकता है कि आप उस चैलेंज से में सक्सेसफुल ना हो, लेकिन आपके व्यक्तित्व तो बहुत आगे निकल के आएगा, वो आपको बहुत काम करेगा हर फील्ड में, किसी भी जगह रहें, टेक पब में रहें, IT में रहें, कहीं भी रहें, बहुत मदद हो गया। आई थिंक हमारे दर्शकों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा। अभी बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं हमारे। हाँ, 2-3 क्वेश्चन ही टोटल है, ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं। आपके दर्शक मेरी शक्ल देख के बोर हो जाएंगे। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। सर आप जो है एविएशन का मतलब क्या सोचते हैं कि अगले 4 से 5 साल में सिचुएशन क्या होगी एविएशन की? लगभग फिर भी कुछ तो थिंकिंग होगी, कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगा कि अगले 4 से 5 साल में एविएशन कहाँ पहुँचेगा। लाइक आकाशा आ रहे हैं इंडिया में, जेट एयरवेज में भी स्टार्ट हो जाए, काफ़ी टाइम चल रहा है उसका प्रोसेस, और भी सुनने में आ रहा बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स है इंडिगो पे भी। तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 4 से 5 साल में, अभी नहीं, नेक्स्ट 4 से 5 साल में क्या सिचुएशन होगी इंडियन एविएशन की? अब देखिए, पिछले 8-10 सालों में जो हमने देखा, तो उस ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से तो कोई उम्मीद हम नहीं कर सकते, क्योंकि बढ़ रहा है, घट रहा है। लेकिन अगर जो रियलिटी है, जो अभी दिख रहा है हमें, तो उस हिसाब से हमें दिख रहा है आकाशा आई या और भी एयरलाइन रजिस्टर हो, छोटे बड़े बहुत सारे एयरलाइन रजिस्टर हो रही है, और एयरक्राफ्ट की फ्लीट भी बढ़ रही है। दूसरी चीज़ है कि कनेक्टिविटी बढ़ रही है। आपका हमारे पास ये जो ग्रोथ है, ये सिर्फ एयरक्राफ्ट एयरलाइन के पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर हम कनेक्टिविटी कर देंगे छोटे शहरों से हर जगह, तो वो चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे छोटे शहरों में अभी रीजनल एयरलाइंस बहुत सारी हैं जो ATR या Q400 से ऑपरेट करती है छोटे छोटे एयरपोर्ट पे। क्योंकि अब जो पैसेंजर हैं वो छोटे शहरों, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के जो पैसेंजर्स हैं वो प्रेफर कर रहे हैं एयरलाइन से ट्रैवल करना, क्योंकि रेल की भी यात्रा अब डायनेमिक फेयर्स की वजह से कुछ न कुछ वैसे ही हो गई है, लगभग बराबर हो गई, और काफ़ी आरामदायक है, आपका समय बचाता है। तो फ्यूचर तो इंडिया का यही है बहुत ज़्यादा, और इस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें, उस पर काम हो रहा है। कम ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन काम हो रहा है। तो जैसे कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, एयरपोर्ट्स और ज़्यादा हो जाएंगे, तो फ्यूचर यही है। तो मैं चाहता हूँ और मैं ये मानता भी हूँ कि ग्रोथ है अगले 4-5 साल, अगले 4-5 साल बिल्कुल ग्रोथ है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना टाइम दिया, और आई थिंक बहुत ज़्यादा जूनियर्स को हेल्प मिलेगी, उनके बहुत सारे डाउट्स भी आप दूर हुए होंगे जो भटकते रहते हैं सब चीज़ों के लिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वाचिंग। धन्यवाद।